1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी। ये खबर आप जानते हैं। दरअसल ममता बनर्जी की तरफ से चुनाव का हवाला दिया गया है और ममता बनर्जी ने जो 1 जून को इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है उससे किनारा कर लिया है। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता। इंडिया गठबंधन की बैठक से जो 1 जून को होनी है, ममता बनर्जी ने किनारा किया। चुनाव की व्यस्तता का हवाला देते हुए ममता का इंडिया गठबंधन की बैठक से किनारा। और इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है। वो दिन पंजाब में भी चुनाव वाला है लगता है, वो दिन और सारी जगह में चुनाव है, यूपी में भी है। चारों यूपी तो उसका स्टेट है लेकिन अखिलेश है, बिहार में भी है। और चुनाव चलते हैं 6 बजे तक, जो लाइन में खड़ा होता है उसका वोट खत्म होना रात 10 बज जाता है। और इसी पर मुझे लगता है एक रिएक्शन लेते हैं। सवाल ले आइए जरा, वो सवाल जिस पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने आखिरकार ये किनारा इंडिया गठबंधन की बैठक जो 1 जून को होनी है उससे क्यों किया और इससे क्या इंडिया गठबंधन के लिए एक झटका है? अभय जी देखिए, झटका जो है वो, इससे पहले मैंने तो शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं किया, ये टीवी पत्रकारिता से निकला हुआ शब्द है। मेरा मानना है कि ममता बनर्जी का लगातार ये एक स्टैंड रहा है, रवैया रहा है कि मैं वहाँ पर गठजोड़ में नहीं हूँ लेकिन मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूँ। उनके प्रवक्तागण भी लगातार इस बात को जोर देते हैं, बार बार उसको वो रेखांकित करते हैं। तो 2 तारीख को भी मीटिंग रखी जा सकती थी। 1 तारीख को पंजाब में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, इन्हीं जगहों पर चुनाव बच गया है। तो उनका कहना है कि हम चुनाव की वजह से वहां पर नहीं आ रहे, तो इसको झटके के रूप में देखना उचित नहीं है। तो और सर आपको क्या लग रहा है, ये क्या कहीं ना कहीं तकरार दिखा रहा है क्या? नहीं, ममता जी की भूमिका यही रही है जब से इंडिया गठबंधन बना है। और आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में कि कांग्रेस को वो 1 सीट भी देने को तैयार नहीं हुई, मतलब नहीं मिली वहाँ पर, बिना गठबंधन के चुनाव लड़ा है। और जितनी बार मीटिंग्स हुई अक्सर वो उसमें से गैर मौजूद रही हैं, 1 आध मीटिंग्स रही और हमेशा वो अपनी शर्तों पर इंडिया गठबंधन के लिए जो भी काम करना था उस पर चल रही थी। लेकिन अभी जो एक्सक्यूज है वो वाजिब लगता है क्योंकि अभी 1 जून को चुनाव वहाँ पर कई राज्यों में और 8 राज्यों में चुनाव है। उस समय इस बैठक की जरूरत नहीं थी 1 जून के बाद, क्योंकि 4 जून के पहले यदि आपको रणनीति बनानी है तो कम से कम एक बार चुनाव पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद ही आप उस बैठक को करते। लेकिन ये समस्या भी तो है ना कि 1 जून तक ही अरविंद केजरीवाल के पास मोहलत है, 2 जून को तो उनको वापस सलाखों के पीछे जाना है। वो एक है, पर मुझे लगता है कि ये ममता जी का जो स्टैंड है ये बिल्कुल सिद्ध करता है कि किस हद तक इंडिया गठबंधन की जो महत्वाकांक्षाएं, मैं तो कहूँगा हवाई महत्वाकांक्षाएं जो हैं, वो अभी चुनाव हो ही रहा है और चुनाव का लास्ट दिन है। अभी इससे पहले कि कुछ उस पर बात हो, उसका समीक्षा करें, पहले ही आप मीटिंग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सत्ता के लिए जो उनकी व्यग्रता है वो उसको दर्शाता है। ममता के बयान को लेकर बीजेपी का रिएक्शन, बीजेपी कह रही है ममता को पता नहीं किधर जाना है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस को ममता का प्यार नहीं मिल रहा है। तो बीजेपी इस पूरे मामले में ममता बनर्जी को लेकर ही, उनकी कंफ्यूजन को लेकर ही उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है। सुनिए। देखिए, टीएमसी एक्चुअली ये फ्लिप फ्लॉप मोड में है। कब किधर है, इधर है कि उधर है, बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है, और किसी की तरफ नहीं है, किसी को पता नहीं। कांग्रेस ही आस लगा के बैठे हुए है कि कांग्रेस इस दिलासे से बैठे हुए है कि ममता बनर्जी का प्यार मिलेगा उनको, लेकिन प्यार तो नहीं मिल रहा है। तो बीजेपी का रिएक्शन आपने देखा। प्रदीप सर से जरा जानते हैं, सर आपको क्या लग रहा है जो बात अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि साहब कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन की महत्वाकांक्षा भी दिखा रहा है कि भाई 1 जून को आप ये बैठक कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन की महत्वाकांक्षा ज्यादा या जिस तरीके से इस 1 जून की तारीख से ममता किनारा कर रही है, ममता का कंफ्यूजन ज्यादा? नहीं, कंफ्यूजन ज़्यादा। देखिए, ममता बनर्जी ने इस गठबंधन से अपने को काफ़ी पहले ही डिस्टेंस कर लिया। चुनाव के दौरान ही उन्होंने घोषणा कर दी, ये तो 1 तारीख की बैठक हो रही है, उससे पहले उन्होंने कह दिया कि सरकार बनी इंडिया गठबंधन की तो टीएमसी शामिल नहीं होगी। तो ये कहने की उनको ज़रूरत नहीं थी, ये चुनाव नतीजे आने के बाद बोल सकती थी। इसका मतलब है कि वो अपने स्टैंड पर विचार, मेरा मानना है 2 मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी और MK स्टालिन, जिनको लग रहा है कि केंद्र से झगड़ा करके हमको कुछ मिल नहीं रहा है।
हमारे राज्य का नुकसान हो रहा है। एम के एक स्टालिन बार को क्यों आपको ऐसा लगा, क्यों ऐसा लग रहा एम है? के स्टालिन, आपने देखा तमिलनाडु के चुनाव के बाद कहीं किसी गठबंधन की रैली में एम के स्टालिन को? हाँ। वहाँ डीएमके में ये विचार चल रहा है कि सरकार तो मोदी की आने जा रही है, हम 5 साल और अगर केंद्र से लड़ते रहे तो वो हमारे स्टेट के लिए नुकसान तो मतलब 4 जून के नतीजों के बाद आप कह रहे हैं कि समीकरण बदल भी सकता है? बदलने पर भी विचार हो रहा है। हो जाएगा कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखिए जिस एक मॉडल पेश किया है नवीन पटनायक ने कि डिस्टेंस भी रखो और साथ भी रहो, तो स्टेट का भी फायदा हो और हम किसी एक खेमे में पहचाने ना जाएं कि हम किसी खेमे के साथ हैं। तो वो उसके लिए जो है ममता बनर्जी को भी लग रहा है कि जितनी लड़ाई उन्होंने केंद्र से मोल ली है वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। ठीक है सर, जरा जल्दी से रुक कर लेते हैं। इस वक्त बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जरा सुनते हैं। आप बंगाल में आइए तो ये मीडिया में खबर आई है कि ममता बनर्जी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो 1 जून को आहूत इंडी गठबंधन की बैठक में नहीं आएंगी, जिसे कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, यानी संकेत पहले ही दिखने लगे कि ये पूरा का पूरा गठबंधन किस तरीके से विध्वंस की तरफ जा रहा है। दूसरा एक विषय यह भी कि पंजाब में आपने देखा कि वहां सरकार के एक मंत्री बलकार सिंह का एक बहुत आपत्तिजनक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने एक लड़की के साथ बहुत आपत्तिजनक हरकत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप सोचिए, ये पार्टी वही है जो दिल्ली में अपनी महिला सांसद को मुख्यमंत्री आवास में दुर्व्यवहार करती है और उसके बाद निर्लज्जता के साथ उसका चरित्र हनन करती है, और इसी सरकार का मंत्री पंजाब में इस प्रकार की हरकत करते हुए दिखाई पड़ता है, और उसके बाद भी ये सब लोग अपने मुंह में दही जमाकर बैठे रहते हैं। मुझे लगता है कि पंजाब की जनता इस पूरे विषय को ध्यान में रखते हुए संवेदना के साथ और प्रबलता के साथ इसका सही उत्तर देगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने साक्षात्कार में और अपने उद्बोधन में यह बात कही है कि पंजाब में जो सरकार आई है वो एक प्रकार से अर्बन नक्सल माइंडसेट की सरकार है। इसीलिए जब से यह सरकार आई है पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, और अभी सीएमआई की जो एक रिपोर्ट आई कि फर्स्ट ईयर में पंजाब में जो इन्वेस्टमेंट है वो 85% गिर गया। 2022 में जो इन्वेस्टमेंट था 23,655 करोड़ रुपए था, वो 3,492 करोड़ रुपए पे आ गया, और अगर इस वर्ष का देखेंगे तो वो और भी नीचे आ गया होगा। यह दर्शा रहा है कि पंजाब जो उत्तर भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक माना जाता था, जहां पर कि एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस बहुत प्रबलता के साथ बढ़ता हुआ माना जाता था, इस सरकार के आने के बाद संभवतः रीसेंट हिस्ट्री में पंजाब में सबसे गहरी गिरावट देखने को मिली है। तो यह दर्शाता है कि इनके शासनकाल में किस प्रकार की स्थिति पंजाब की पहुंची है और इनके गठबंधन की किस प्रकार की गति और दुर्गति हो रही है, जिसके लिए वो 3 लोग बैठकर जितने भी प्रकार की विवेचना करें, परंतु उसके साथ देश की जनता सिर्फ संवेदना ही दिखा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी के सियासी रण की जरा बात करेंगे, जहां आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। और इस वक्त वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि जानकारी सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी कल रात वाराणसी में रुकेंगे, चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 30 मई माफ कीजिएगा, 1 जून को जो वोटिंग होनी है उसके लिए प्रचार का आखिरी दिन, मतलब प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही होंगे।